ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस बीआरएस कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से झड़प हुई है। रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर विधानसभा में भिड़े कार्यकर्ता, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे लाठीचार्ज करती पुलिस नजर आ रही है। एक बार फिर से झड़प हुई है रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भिड़े कार्यकर्ता, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो देखिए कुछ जगहों से इस तरीके की छिटपुट चीजें जो हैं वो आती रही हैं, लेकिन मतदान जो है वो लगातार जारी है। और न्यूज़ इंडिया आपसे ये अपील करता है कि अपने घरों से निकले, ये मौका आपको 5 साल बाद मिलेगा। ये ध्यान में रखें, आप अपने प्रदेश की सरकार चुनने के लिए फिर मौका तलाशते रहेंगे, वो नहीं मिलेगा अगले 5 साल तक के लिए। हमारे साथ खास मेहमान सभी बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। राजेश जी, अब आपके पास आ रहे हैं। कांग्रेस इस बार तेलंगाना के लिए बहुत ज्यादा आश्वस्त दिख रही है, जैसा आपकी बातों से भी लगा। ग्राउंड क्या आपको लग रहा है? क्योंकि केसीआर की कई ऐसी योजनाएं जिसमें किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए वो चीजें रही हैं जो के चंद्रशेखर राव ने की हैं, और उनका एक अपना अलग ऑरा है तेलंगाना में और वो इंपैक्ट दिखा है। उसको ओवरकम करके कांग्रेस की ट्रेन में जनता क्यों सवार? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि कांग्रेस की ट्रेन में जनता इसलिए सवार होगी क्योंकि जब कर्नाटक के चुनाव हुए उसी समय देखा होगा, चुनाव के नेक्स्ट डे प्रियंका गांधी की मीटिंग थी और हम शुरू से बहुत समय से वहाँ तेलंगाना में लगे हुए हैं। हमने तेलंगाना को खाली नहीं छोड़ा है। जब से ये चुनाव की हुई है, हमारे लगातार लोगों के संपर्क में रहे हैं हम। और जो केसीआर की जो जगह होनी चाहिए वो जेल में होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मदद से वो बचे हुए हैं, उनका स्थान वहाँ होना चाहिए। जब इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को जनता नहीं चाहती है भ्रष्टाचार हो। तो जनता की आस कांग्रेस में है, कांग्रेस में। और कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं, जैसे और राज्य में देखे होंगे, ओल्ड पेंशन हो, जो भी हो, हमारी माता बहनों को जो बस में फ्री सेवा हो, जो सारी हैं जो योजनाएं थी कांग्रेस ने तुरंत लागू करा, उस पर काम कर रही है। नहीं तो और कर्नाटक में तो अभी भी लोग फ्री बिजली वाला वेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वेट कर रहे हैं वो। आप देखिए कहते तो 10 दिन में है, लेकिन लोग इंतजार करते रह जाते हैं। और दूसरी बात, ये फ्री वाला सिस्टम कब तक लेकर के जाइएगा और कहां तक लेकर के जाइएगा? पैसे कहां से आएंगे? मैं बार बार ये समझने की कोशिश करता हूं कि ये आप अनाउंस तो कर देते हैं, पैसे आएंगे कहां से? देखिए, जनता का पैसा है, जनता ही पे लगता है। अच्छा, और टैक्स पेयर से लीजिए। और बिल्कुल, देखिए मतलब टैक्स पेयर को जिंदा रहने दीजिए सर जो 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं, क्या ये इनके मोदी साहब के या भारतीय जनता पार्टी की जेब की योजना थोड़ी है? ये भी हमारे आपके सबके पैसे की योजना है। तो जो भी सरकार योजना लाती है वो अपनी पॉकेट से तो लाती नहीं है, जनता से पैसा आता है। वो पैसा कहाँ खर्च हो, किस लोगों पे खर्च हो, सही दिशा में वो पैसा जाए, तो ये मापदंड रहता है। तो अब जो पैसा आएगा जनता से, किसानों के लिए खर्च होगा। जो बजट कहाँ जाएगा तेलंगाना का पता है ना सर? अगर आप ये सारी योजनाएं धरातल पे आप, बजट कहाँ जाएगा पता है ना? सर बजट बिल्कुल बजट है, सब चीजें, एक्सपर्ट टीम है, सारी चीजें हैं। तो सब चीज ऐसे थोड़ी हवा में करा है, गारंटी ऐसे थोड़ी दी है। हम दूसरी जगह भी कर रहे हैं। और जो है कुछ आपकी बात सही है कि एक दिन में पत्रकारों के लिए 5 लाख का आपने अनाउंस किया है, पत्रकारों के लिए 5 लाख का आपने अनाउंस किया है। 5 लाख दूसरे राज्यों में क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां सरकार है वहां दे देते हैं। बिल्कुल, देखिए जहां जहां महसूस होता है कि पत्रकारों के लिए घर नहीं है, मतलब राजस्थान में दिक्कत आपको नहीं लगी, छत्तीसगढ़ में दिक्कत नहीं लगी? बिल्कुल, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। हमें राजस्थान में लगा कि गरीब आदमी जिनके पास 10,000 रुपए नहीं है, जिनकी खेती बाड़ी की कॉस्ट जो है 50,000 1 लाख भी नहीं है, उनको 25 लाख का इलाज फ्री दिया जाए, वो हमें महसूस हुआ हमारी सरकार को, वो हमने करा। गरीब से गरीब आदमी जिसकी जेब में पूरी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की नहीं है, होने के नाते मैंने पत्रकार के लिए इलाज फ्री करवा सकता है। खेमचंद जी, ये फ्री वाली चीजें जो हैं सर कब बंद करेंगे? लोग ये कहते हैं कि हमें फ्री मत दीजिए, हमें रोजगार दे दीजिए ना, हम खरीद लेंगे। ये फ्री वाली चीजें, मतलब देश में एक ऐसा लग रहा है कि अब पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती हैं, फ्री वाले ऑफर्स जो है वो आपस में चुनाव लड़ते हैं कि ये पार्टी ये कह रही है कि हम इतनी फ्री चीजें दे देंगे, वो पार्टी कह रही है कि इतनी फ्री चीजें करेंगे।
और जनता उस पर भरोसा कर ले जो ज्यादा फ्री दे रहा है। मतलब ये स्थिति बनाना चाहते हैं। खेमचंद जी शायद म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा सर। देखिए, रेवड़ी बांटने में और वेलफेयर स्कीम चलाने में फर्क है। कांग्रेस रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने केजरीवाल जी से शिक्षा ली है कि वायदे कर दो, भूल जाओ, करने की कोई जरूरत नहीं है। हिमाचल में 1 साल से ज्यादा हो गया, 10% भी वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। कर्नाटक में लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां भी कुछ नहीं किया। और हिमाचल सरकार तो केंद्र के पास पहुंच गई कि हमारे पास सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है, आप हमें पैसे दे दो। इसको कहते हैं रेवड़ी बांटने का बहाना करना, या रेवड़ी बांटने के प्रॉमिस कर देना और उससे पीछे हट जाना। और दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम चलाना कहते हैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरीके से सतत तरीके से फ्री राशन की व्यवस्था की है और 5 साल के लिए उस योजना को बढ़ा दिया है, ये बजटेड है। खेमचंद जी जरा सा ये बताइएगा कि मतलब जरा बताइएगा, उसको वेलफेयर कहने से थोड़ा उसका क्या इंग्लिश में बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है और रेवड़ी बोलने में थोड़ा अजीब लगता है क्या? मतलब ये जरा समझाइएगा। इंग्लिश और हिंदी से या संस्कृत से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो वही मैं समझना चाहूंगा। बजटेड है, मैं प्लीज वही बता रहा हूँ, जो बजटेड है, प्लान्ड है, जो कंटिन्यूसली चल सकती है, कोई भी स्कीम जो कंटिन्यूटी में चल सकती है उसको आप वेलफेयर स्कीम कह सकते हो। रेवड़ी और लॉलीपॉप आप उसको कहोगे, प्रॉमिस कर दिया, बजट करने का ना आपके पास प्लान है, ना आपके पास रिसोर्स है, बल्कि आप उसकी सपोर्ट के लिए रेगुलर अगर चलने वाली स्कीम है सर, तो गैस सिलेंडर 450 में पूरे देश को दे दीजिए ना सर, क्या जरूरत है सिर्फ राजस्थान के लिए? जी प्लीज डू नॉट मिक्स। नहीं मैं 400 प्लीज सुन लीजिए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करके दिखाया है कि हम वेलफेयर स्कीम चला सकते हैं। फ्री राशन की व्यवस्था चल रही है। उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन का 220 करोड़ से ज्यादा डोसेज लगी। 5 साल से ज्यादा अभी और इस योजना को चलाया जाएगा जिसमें फ्री राशन है, और आगे भी इसको एक्सपेंड किया जाएगा। लेकिन खेमचंद जी देखिए, आपकी बात आगे भी हम सुनेंगे, लेकिन जिस तरह से जिक्र आप कर रहे हैं और अभिषेक जी का भी जो सवाल है योजनाओं को लेकर और जिस तरह से स्थिति बनती है, देखिए जब इलेक्शन होते हैं आप बढ़ चढ़कर प्रचार करते हैं, लगातार दावे वादे करते हैं। जब वादे हो जाते हैं, चुनाव जब पार्टी जीत जाती है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी क्षेत्र पार्टी हो, जब चुनाव जीत जाते हैं तो उन दावों और वादों को पूरा करने में उस अंतिम वक्त का इंतजार क्यों किया जाता है जब फिर से वोट डाले जाएंगे? लोगों के नजरों में बने रहने के लिए क्या? जो वादे किए जाते हैं शुरुआती दिन से ही क्यों पूरे किए नहीं जाते? पूजा जी, ये और के साथ है, हम शुरू से ही काम में लग जाते हैं। सबके साथ है। प्लीज नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी आप देखिए क्या अच्छा, रोजगार देने का भी तो वादा किया था, खुद पीएम मोदी ने रोजगार देने का वादा किया था। शुरुआती दौर में जो वादा किया गया, मुझे लगता है पार्टी बनने के साथ सदस्यता लेने के अगले दिन से उन वादों को पूरा करने के लिए काम होना चाहिए, लेकिन अंतिम दिन का इंतजार किया जाता है कि लोगों के नजरों में बने रहने के लिए अंत में काम किया जाएगा। नहीं, हम शुरू से ही काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, इंक्रीमेंटली काम करते हैं। हम लोगों की जो आकांक्षाएं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब आप रोजगार की बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने अभी देखा होगा एसबीआई की रिपोर्ट आई थी, 5 करोड़ 20 लाख एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में पिछले 4 साल में जनरेट हुए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पीएलएम योजना के तहत और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ 10 लाख करोड़ का, उसकी वजह से प्लस जो मुद्रा लोन 40 करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं, तो वहां पे ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, अलग अलग जो सरकारी आप कह सकते हैं संस्था है, जो डेटा कलेक्ट करती हैं, या यहाँ पे आप अपने खाते खुलवाते हो, सैलरी रिसीव करते हो, या पीएफ के अकाउंट खुलवाते हो, उन सबसे ये डेटा आ रहा है कि आज सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है 3.2, तो 6% के आसपास होता था, और सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी है। आज युवाओं के पास जाइए, उनको लगता है नहीं हमें काम मिल जाएगा, अगर हमारे पास स्किल है तो काम मिल जाएगा। और ना सिर्फ योजना, चलिए ये तो खेमचंद जी हमने बात कर ली योजनाओं की, रोजगार की, इन सभी बातों से इतर अगर हम बात करें तो एक भूमिका जो हमेशा पीएम मोदी निभाते नजर आते हैं, कई बार वो हर जनसभा में ये बात कहते नजर आते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हमें नहीं करना, हमें कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं करना। महबूबाबाद वो पहुंचे थे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए, वहां पीएम मोदी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इस बार तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी और सरकार बनी तो पहला सीएम पिछड़े समुदाय से होगा। अब इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? अगर जाति धर्म की राजनीति से इतर बीजेपी है तो आखिर पिछड़े समुदाय का जिक्र करना, उस बात का जिक्र करना क्या समझे?
देखिए पिछड़े समुदाय में सैकड़ों जातियां आती, एक जाति नहीं। बात खेमचंद जी हम जाति की ही तो कर रहे हैं ना। जब जाति की बात होगी ही नहीं, जाति धर्म का जिक्र ही नहीं होगा, तुष्टीकरण की बात ही नहीं होगी, तो वहां पर ये मेंशन करना कि पिछड़े समुदाय से सीएम हम बनाएंगे, इसकी क्या जरूरत थी? बीजेपी तो ऐसे भी जीत सकती थी, इसका जिक्र करना क्या जरूरी था? आप 1 मिनट का समय देंगे तो मैं हाँ आपको हाँ बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। पिछड़ा जब हम कहते हैं तो उसमें सैकड़ों जातियां हैं, और तेलंगाना में पर्टिकुलरली उनको मौका नहीं मिला, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली जी। तो मौका देना, रिप्रेजेंटेशन देना, ताकि उनका व्यक्ति, उनके बीच में से आया व्यक्ति और तेलंगाना का विकास कर सके। तो ये हमारी सोच है। तो विकास एक पिछड़े समुदाय का व्यक्ति ही कर सकता है, आप ये कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं कहता। तो मेरा यही तो सवाल है ना, आप खेमचंद जी सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। तुष्टीकरण, धर्म जाति की बात ना करने वाले पीएम पिछड़े समुदाय का जिक्र क्यों करते हैं? आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिछड़े समुदाय के लोगों को वो मौका नहीं मिला कि वो प्रतिनिधित्व कर सके राज्य का, तो इसका जिक्र करने की तो जरूरत ही नहीं थी। पूजा जी, हाँ। देखिए सवाल के साथ साथ सुनना भी जरूरी है। मैं सुन रही हूँ आपकी बातों को, लेकिन मुझे वो जवाब नहीं मिल पा रहा जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं खेमचंद जी। ये जरूरी नहीं है। देखिए मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि आप सवाल पे सवाल पूछ रही हैं, लेकिन चलिए बताइए, आप जवाब दीजिए। जी आप भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे होंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ पार्टी के लाइन बोल रहा हूँ और आप कुछ अलग सुनना चाह रही हैं। तो हम एक दूसरे की बात रखें, जी बताइए। वो ज्यादा जरूरी है। देखिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कहते हैं कि आप एक विशिष्ट वर्ग, एक धर्म के आधार पे आप जब कहते हो कि नहीं कि इनके लिए हम स्पेशल आईटी पार्क बनाएंगे, क्यों बनाएंगे स्पेशल आईटी पार्क? क्या भारत में अलग से पाकिस्तान बनाएंगे? क्या भारत में आप अलग से अफगानिस्तान बनाएंगे? क्यों? अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कहते हैं कि आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देंगे, क्यों देंगे? अरे हमारे संविधान में जो समाज पिछड़ा समाज था, जो डेवलप नहीं हो पाया, जो आइसोलेटेड था, उसको सपोर्ट देने के लिए टेम्परेरी इसकी व्यवस्था की गई थी। इसके बारे में राजलक्ष्मी जी से मैं समझना चाहूंगा। मैं बता रहा हूं इसको अपीजमेंट, तो अपीजमेंट हम नहीं करें, हम सभी वर्गों को आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, एक चीज का क्या अपनी लीडरशिप में से हम अगर सरकार में आते हैं तेलंगाना में, तो हम पिछड़े वर्ग से सीएम बनाएंगे ताकि वहां का जो विकास है, जो ज्यादातर वहां पे हर किसी आइसोलेट किया गया, मौका नहीं दिया गया, उनको मौका देंगे और उनको बराबरी मिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है खेमचंद जी। राजलक्ष्मी जी देखिए, एक जिस चीज की चर्चा खेमचंद जी ने की आईटी पार्क को लेकर के, तेलंगाना में बड़ा ही ये दिलचस्प सी स्थिति बनी है कि मतलब आप आईटी पार्क बना किस लिए रहे? मुस्लिम आईटी पार्क, ये एक ऐसी चीज रही है जिसको लेकर के केसीआर पे बहुत सारे हमले हुए हैं। उनकी कुछ योजनाएं थी, खास करके किसानों को लेकर के, संभवतया रायतू बंधु योजना करके ऐसे नाम है किसानों के लिए, बहुत तारीफ हुई। लेकिन अचानक से आप एक आईटी पार्क को लेकर के इस तरीके से आते हैं, जिसके बाद सवाल ये शुरू होते हैं कि आप चाहते क्या है? एक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल आपका बहुत अच्छा रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्या अंत में आकर के आप वही अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स वहां उतर रहे? जी बिल्कुल। ये देखिए, ये जो है ये बहुत ही दुखद बात है कि ये बहुत सारे पार्टी सोचते हैं कि वो जो है माइनॉरिटीज को या फिर कोई एक कोई समुदाय को वो अपीजमेंट करेंगे और वो उनका पोलराइजेशन हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये बहुत ही, जैसे आप अभी फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, आप उसको मैं जानबूझकर फ्रीबीज और वेलफेयर ऐसे बोलूंगी क्या, क्योंकि आपने बोला था कि ये अलग भाषा में हम बात करेंगे तो उसका मतलब चेंज नहीं हो जाता। तो ये जो है फ्रीबीज हो या फिर ये अपीजमेंट हो, ये सब जो है इससे ऊपर उठकर डेवलपमेंट होना चाहिए। बस मुझे देखिए ये बात की अचरज हो रही है कि केसीआर जी को अगर इतना ही भरोसा है, उनके जो डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं, उन्होंने काफी कुछ काम किया भी है, लेकिन फिर उसको क्यों नहीं उभर कर वो बात करते? तो वो क्यों बार बार यही सब रेवड़ी की बात करेंगे, या तो फिर ये जो रिजर्वेशन है, या तो फिर आईटी पार्क है। और जब कुछ इंटरव्यूज में उनकी बेटी ने कि कविता जी ने वो दिखाया भी है कि ये देखिए ये हमने स्कूल्स बनाए माइनॉरिटीज के लिए, ये देखिए रेजिडेंशियल स्कूल्स है। तो ये सब उनको पर मतलब ये आप तो राजलक्ष्मी जी, इसमें एक और चीज है, बीजेपी के लिए तेलंगाना का ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड रहा है जहां आप देखिए, जब हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव थे, बीजेपी ने चुनाव
जो कहती है बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में होती है, कोई भी चुनाव हो पूरा दमखम के साथ लड़ती है। क्या इस बार तेलंगाना में आपको बीजेपी का वो अग्रेसिव चेहरा दिखा है? क्योंकि संजय बंडी जो कि बहुत बेहतर काम कर रहे थे बीजेपी के लिए, आप उनसे स्टेप डाउन करते हैं, जहां कई बार खींचतान की खबरें आती हैं। क्या बीजेपी ने तेलंगाना का वो ग्राउंड, वो पिच थोड़ा कमजोर तरीके से इस बार लड़ा है? अग्रेसिव वो बीजेपी दिखी आपको इस बार? जी देखिए, बीजेपी में एक और बात है कि मैंने देखा है कि कोई एक कार्यकर्ता को लेकर वो उन पर पूरा भरोसा लेकर नहीं चलते। उनके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और वो हर किसी को वो कोई भी कार्यकर्ता को किसी और काम से उनको कोई और जिम्मेदारी दे देंगे, और जो भी जिम्मेदारी देते हैं तो वो कितने भी वरिष्ठ नेता हो तो वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो हंसते हंसते ले लेते हैं। कभी कभी नाराजगी तो जताएंगे, लेकिन ये जो डिसिप्लिन है भाजपा में वो और दूसरी पार्टीज में नजर नहीं आती। तो ये जो है ना, ये इसका ही एक एग्जाम्पल है कि नहीं, जैसे संजय बंदी हो या टी राजा को भी जिस तरीके से लाया गया, तो जी ये जो भी जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जैसे देखिए कर्नाटक के भी येदियुरप्पा जी। राजलक्ष्मी जी एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। देखिए कुछ तस्वीरें आ रही है, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूजा जी, सुबह से ये तस्वीरें हैं और ये बहुत उत्साहित करने वाली हैं। हालांकि वोट परसेंटेज को लेकर के मैं थोड़ा सा इसमें श्योरिटी चाहूंगा कि वोट परसेंटेज और बढ़े, लेकिन वो दिख नहीं रहा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत सुखद हैं कि जो स्टार्स हैं, फिल्मी स्टार्स हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए लगभग 36% से ज्यादा मतदान अभी हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके जो स्पीड है वो काफी स्लो है। लोगों से बार बार न्यूज इंडिया अपील कर रहा है कि लोग अपने घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज जो वो लोग वोट डालेंगे, जिसे भी वोट डालेंगे, वो अगले 5 साल उनके राज्य का, उनके लोगों का, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे और उनके विकास के लिए लगातार काम करेंगे। और जैसा कि आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था, नेता हो, अभिनेता हो, सभी बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं 119 विधानसभा सीटों पर। ये सुबह से मतदान जारी है। गेस्ट का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने लगातार हर मुद्दे पर, हर सवाल का जवाब दिया, ताकि न्यूज इंडिया देख रहे दर्शक भी बेहतर समझ पाए कि हर एक पार्टी का एजेंडा क्या है, आखिर उनकी रणनीति क्या है, किस उद्देश्य के साथ वो लोगों के बीच आना चाहते हैं। ठीक है, राजलक्ष्मी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। जी देखिए, अभी केसीआर जी उसमें जो भी पॉलिसी हो, स्कीम्स हो, जैसे आपने कहा कि राइट टू, अगर इतना ही भरोसा है उस पर तो फिर उस पर टिके रहना चाहिए था। तो ना कि ये देखिए कि आप कोई एक समुदाय विशेष पर आप फोकस करें। तो अगर आप सबका ही अगर आप कल्याण करते हैं तो फिर उसमें हर कोई खुश होगा, हर कोई आपको वोट देगा। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? जैसे यही विषय पर मुझे कास्ट सेंसस में भी ये है कि आप कास्ट सेंसस क्यों करना चाहते हैं? आपका ये ऐसा क्यों है कि जिसके जितने आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी? तो ये जो है ना, तो ये अभी यही लोग, हाँ, तो फिर तो जैन भी कहेंगे कि हमारा परसेंटेज ये हमें दे दो, फिर बौद्ध कहेंगे हमारा परसेंटेज ये हमें, तो फिर तो देश चल लिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है डेवलपमेंट। तो देखिए अभी यही डीके शिव कुमार जी ने यहाँ पर कहा कि आप पार्क फिल्म के लिए कैसे बना सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है। अब अब राजेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है राजेश जी, ये तेलंगाना का जो चुनाव है कांग्रेस के लिए एक संजीवनी की तरह भी है। ये पांचों राज्यों के चुनाव संजीवनी की भी तरह है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहां से कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। और यही चीज आपको दिख भी रहा था, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी भी बीआरएस के ऑपोजिट है, और यहां आपके लिए मौका इसलिए भी बेहतर था क्योंकि बीआरएस जो है वो आईएनडीआईए का हिस्सा नहीं है। देखिए, पांचों राज्यों में, तेलंगाना सहित हमें पूरे पांचों राज्यों में उम्मीद है कि कांग्रेस की पांचों राज्यों में सरकार बनेगी। और आप देखिए, हमने तो चुनाव के बाद ही तुरंत ही तेलंगाना में काम करना शुरू कर दिया था, पहले से भी कर रहे और तेजी कर दी। बाद में कुछ पार्टियों ने इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद लगे, हम तो शुरू से ही लगे हुए थे जनता के बीच
इतने बड़े पैमाने पर वहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इतने लूट खसोट हो रही है, वो सब जनता की तेलंगाना की कर्नाटक में देखिए ना, कर्नाटक में देखिए कहीं जीत जाना। उपचुनाव हुए, उपचुनाव में बीजेपी जीती, देखिए फिर क्या जनता मूड बना के बैठी थी ना, कांग्रेस ला दी कर्नाटक में। अब ऐसे ही लोगों को, तेलंगाना सहित 5 राज्यों के लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है उन पर खरा उतरती है। अब प्रधानमंत्री ने वहाँ इनके जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री किसके अंडर है, अगर आज डिक्लेयर करें प्रधानमंत्री जी, तो लोग कह रहे हैं कि फ्री बिजली वाला क्या हुआ। सर कर्नाटक के ही लोग पूछ रहे हैं, ये कोई और नहीं पूछ रहा। सर बिल्कुल, देखिए आप ये देखिए 80% जो हमने वादे करे उन पर काम शुरू हो गया है, उस पर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। आप इतनी जल्दी किसी सरकार ने देश में, किसी राज्य सरकार ने देश में इतनी जल्दी स्कीमें लागू करी हो, बताइए एक का नाम। आप तो वो कहते हैं ना 10 दिन में हम ये करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल 10 दिन में, 10 दिन में हमने 10 दिन में तीसरे ही दिन, 10 दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई, हमने तीसरे ही दिन लागू कर दी, और जो है शपथ समारोह के बाद ही लागू कर दी तुरंत ही स्कीमें। तो देखिए 10 दिन भी नहीं बीते। नहीं देखिए, जो डायरेक्ट जनता को डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फ्री बिजली जनता को सामने दिखती है, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ। देखिए बिल्कुल, जो ये योजना है वो भी जनता के खाते में पैसे जा रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं। फ्री में हमारी माताएं बहना बसों में सफर कर रही हैं, वो भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, और दूसरे राज्यों को भी दिख रहे हैं। तो आप देखिए, लोग समझ रहे हैं बीजेपी में वहाँ कोई नेता नहीं है, बीजेपी के जो नेता थे उनको प्रमोशन कर दिया। बोझ किस पे डालिएगा, इसका बोझ डालिएगा किस पे? देखिए आ रहा हूँ राजलक्ष्मी जी, आप सर बोझ की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, और आज मतलब देश आजाद हुआ है जब से, सरकार पे 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। मोदी साहब आए, 9 साल में कितने लाख करोड़ कर दिया? 165 लाख करोड़ देश पे कर्जा है, जो 100 वर्षों तक भी देश कर्जा मुक्त नहीं हो पाएगा। तो ये कहां से लेके आए बताइए? कोई चर्चा नहीं करता है इसमें। चर्चा ऐसी चीजों पर करनी चाहिए। मैं तो आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि ये बताएं कि देश का जो पैसा, इतना बड़ा कर्जा है, कहां गया पैसा, कहां खर्च करे, कहां पर डाला वो पैसा? आप तो सब तरफ से कमाई कर रहे हैं। आप ही बताइए कि इस चीज को लेकर के मुख्य विपक्षी पार्टी है ना आप, कितनी बार आप संसद के बाहर धरने पर इस चीज को लेकर के बैठे हैं कि देश पर इतना कर्ज हो गया? देखिए, देश पर कर्जा लेने के हम संसद में भी बैठे, पार्लियामेंट में भी प्रदर्शन करा, और मतलब आवाज उठाई, और बाहर भी हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करा, जिसके हम स्वयं हिस्से रहे। इसी में कर्जे पे भी करा हमने, महंगाई पे भी करा। राजेश जी 10 सेकंड में राजलक्ष्मी जी कुछ बोलना चाह रही है, 10 सेकंड में जल्दी से राजलक्ष्मी जी, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। ये देखिए, ये जितने भी फ्रीबीज वगैरह जो भी गारंटीज कांग्रेस ने दी थी, तो उन्होंने उसको लागू तो करना शुरुआत किया हुआ है कर्नाटक में, लेकिन वही जो उनके फ्री में चावल देने का जो बात किया हुआ था, उसमें वो चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करे। और उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया साफ साफ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ऑन होल्ड रख दिया जाएगा, और आज के टाइम में सिर्फ कुछ गारंटीज आप करेंगी। यानी कि इसका आप जो पूछ रहे थे ना कि इसका किस पर असर पड़ेगा, तो ये डेवलपमेंट पे असर पड़ रहा है। तो डेवलपमेंट मार खा रहा है ये फ्रीबीज के चक्कर में। तो ये जो है, डेवलपमेंट को आप अनदेखा करते हुए आप फ्रीबीज नहीं दे सकते, क्योंकि ये डेवलपमेंट है वो उन टैक्स पेयर्स को उन पर असर पड़ता है जिनके टैक्स के पैसे को लेकर आप फ्रीबीज दे रहे हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है उन टैक्स पेयर्स की। तो ये जो है, अगर आप वो डेवलप प्रोजेक्ट्स करते हुए अगर आप फ्रीबीज दे सकते हैं, तो फिर वो आप उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको अनदेखा करते हुए, ठीक है राजलक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार मतदान जारी है तेलंगाना में, 119 सीटों पर लगातार लोग वोट डाल रहे हैं। आपसे भी अपील है कि अपने घर से बाहर निकले, और अगर अब तक आपने वोट नहीं डाला है तो वोट जरूर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।